ठीक है, ओके। ना अभी तक हम लोगों ने बात करी कि ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन के टाइप क्या होते हैं। अब इसके आगे की प्रोसेस को हम देखते हैं कि हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है वो कई स्टेप में होती है, स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस है, फिर लिंक रिएक्शन है, क्रेब्स साइकिल है, और क्रेब्स साइकिल के बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो सबसे पहली प्रोसेस जो है ग्लाइकोलिसिस, इस ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझेंगे कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती कहां पर है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस, ठीक ना। पहले समझ लेते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं कि ये हमारे पास क्या था। ये हमारे पास एक सेल थी, और सेल के अंदर अगर ये एनिमल सेल है, मान लीजिए ये क्या है, एनिमल की सेल है, तो यहाँ पर जो ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होना है वो ग्लूकोज बाहर जाएगा। बट अगर ये प्लांट सेल होती है तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्लोरोप्लास्ट में क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। अब इस ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, और ये क्या है, ये ब्रेकडाउन होके ये दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में टूटेगा, पायरुविक एसिड में, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, ओके। लोकेशन क्या है, लोकेशन इसकी, अगर लोकेशन की बात करें तो ये कहां पर हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसमें कहीं पर भी क्या है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये कैसी प्रोसेस हो जाती है, ये एक एनारोबिक प्रोसेस हो जाती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ये क्या होगी, कॉमन, ठीक है। इसमें हमने देखा 6 कार्बन का ग्लूकोज ये टूटता है 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल। फिर आगे इसके बाद में बात करेंगे कि इसका आगे क्या होगा, इसको आगे देखते हैं ग्लाइकोलिसिस के बाद में, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस जो वर्ड है, ग्लाइकोलिसिस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ग्लाइकोन और क्या है, लिसिस, ग्लाइकोन एंड लिसिस। ग्लाइकोन होता है शुगर और लिसिस में होता है टू स्प्लिट। मतलब शुगर यहां पर कौन सी है, यहां पर ग्लूकोज है, ओके। तो ग्लूकोज है, उसकी लिसिस हो रही है। अच्छा, ये स्कीम किसने दी थी, ये जो स्कीम थी ये 3 साइंटिस्टों ने मिलकर दी थी। स्कीम गिवन बाय 3 साइंटिस्ट। नाम क्या था, एम्बेडन, मेयरहाफ और टर्नर, ठीक है। इन तीन लोगों ने मिलकर इस स्कीम को दी थी, इसलिए इसको ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इसको EMP पाथवे कहते हैं, ठीक है, EMP पाथवे। नाउ इसमें हो क्या रहा है, इसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूट रहा है। तो ये दोनों रिएक्शन, चाहे वो एनारोबिक रिएक्शन हो, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो, इन दोनों में क्या होगी, एक कॉमन प्रोसेस है। और ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें भी रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें ये क्या होगी, ये होना है, जरूरी है, ठीक है। तो it occurs in both type of
रेस्पिरेटरी। ये दोनों टाइप की क्या है, रेस्पिरेशन में होगी, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो। ठीक है। अब इसमें कहीं ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई है? नहीं, कहीं ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं हुई है। तो ये क्या है, ये एक एनारोबिक प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है, एक एनारोबिक प्रोसेस है। लोकेशन, लोकेशन इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग सेल। सभी क्या है, सभी लिविंग सेल में ये हो रही होगी। अब इसको एक पूरा ही पाथवे है, इसमें 1 बाय 1 क्या है, 10 स्टेप आती हैं, जो क्या है एंजाइमेटिक प्रोसेस है। ठीक है, एंजाइम से ये मीडिएटेड होती है। तो इसको हम देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। सबसे पहले ग्लूकोज, कैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ग्लूकोज सबसे पहले इसमें क्या लगेगा, इसमें सबसे पहले एक एटीपी इन्वॉल्व होता है, एटीपी। ठीक है, इस एटीपी से फॉस्फेट निकालकर इस ग्लूकोज में दे दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एक एंजाइम की प्रेजेंस में, जिसका नाम क्या है, हेक्सो काइनेज। अब काइनेज की मतलब समझिए, जहां पर भी क्या है एटीपी का इन्वॉल्व होगा वहां पर भी क्या होगा, काइनेज लगेगा। और हेक्सो मीन्स क्या होता है, 6, मतलब 6 कार्बन के कंपाउंड में क्या होता है, फॉस्फेट लग रहा है, एटीपी इन्वॉल्व हो रहा है, फॉस्फेट लग रहा है, इसलिए क्या कहेंगे इसको, हेक्सोकाइनेज। अब होगा क्या, इसमें ग्लूकोज, ग्लूकोज ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मीन्स ग्लूकोज की 6 कार्बन पर क्या होगा, ये फॉस्फेट आके लग गया। ठीक है। दूसरा, इसके बाद ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर मैं फ्रक्टोज की बात करता हूं और ग्लूकोज की बात करता हूं, तो फ्रक्टोज का जो फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 होता है। आप कहेंगे तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, सेम यही फॉर्मूला C6H12O6, सेम फॉर्मूला। यहां पर क्या है, फॉर्मूले सेम है, फॉर्मूले सेम है। ठीक है, स्ट्रक्चर भी लगभग लगभग क्या होगा, सेम होगा। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये जो फ्रक्टोज है इसमें फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये कीटोन, क्या है, कीटोन। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप क्या है, वो फंक्शनल ग्रुप क्या है, वो है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मीन्स क्या है, ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है, जबकि ये क्या है, ये कीटोन शुगर है, जिसी को एसीटोन होता है। ठीक है, एसीटोन का फॉर्मूला अलग होता है, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन ग्रुप है। अच्छा, इसमें इस तरह के क्या है, 6 कार्बन लगे हुए होते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक है, इसमें जो सेकेंड कार्बन है यहां पर ये
कीटोन ग्रुप लगा होगा। और यहां पर इस पे क्या होगा, ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा, एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा। बस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, फॉर्मूला सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इनके फंक्शनल ग्रुप में है। तो ऐसे कंपाउंड जो क्या है एक दूसरे से फॉर्मूला सेम होता है, जिनका कार्बन नंबर सेम होता है, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, आइसोमर, ठीक है, आइसोमर। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज हो सकता है और फ्रक्टोज भी क्या है, ग्लूकोज में चेंज हो सकता है। इसी वजह से ग्लूकोज किस में चेंज हो गया, फ्रक्टोज में चेंज हो गया, ठीक है। अब यहां पर जो एंजाइम लगता है, एंजाइम वो लगता है हेक्सोज आइसोमरेज, ठीक है, आइसोमरेज। एंजाइम के आगे लास्ट में एज वर्ड क्या होगा, हमेशा लगेगा, ठीक है। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। मतलब क्या है, फ्रक्टोज की फर्स्ट पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे क्या है, फॉस्फेट आगे गया। अब ये एक्स्ट्रा फॉस्फेट कहां से आएगा, तो हमको यहां पर एक और फॉस्फेट इन्वॉल्व करना पड़ेगा, एक और फॉस्फेट एटीपी के फॉर्म में ये आता है। और यहां पर क्या है, यहां पर फॉस्फेट फ्रक्टोज को देके ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इतनी बात समझिए कि जैसे कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पहले हमको अपनी तरफ से क्या होता है, पैसा देना पड़ता है उसको स्टार्ट करने के लिए। सेम यही प्रोसेस है यहां पर भी। यहां पर भी इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 2 एटीपी देने पड़ेंगे अपनी तरफ से, ठीक है। तो इसको कहते हैं, इतनी प्रोसेस को ग्लूकोज एक्टिवेशन प्रोसेस, इसको हटा देना होगा। ये समझ गए होंगे आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में। इतनी स्टेप जो है ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसी को ही क्या कहते हैं, ग्लूकोज एक्टिवेशन। यहां पर क्या है, ग्लूकोज। नाउ अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद ये प्रोसेस कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें क्या होगा, एनर्जी आपको ऑब्टेन होगी। अब कैसे, तो ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ये क्या होता है, ये टूट जाएगा किसमें, 2 मॉलिक्यूल में। एक होता है 3-फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड, दूसरा है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। मैंने आपसे कहा था एल्डिहाइड और कीटोन, एसीटोन क्या है, एक कीटोन है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर हैं, ठीक है। ये भी कितने कार्बन का होता है, ये 3 कार्बन का होता है, और ये भी क्या है, ये भी 3 कार्बन का है, ठीक है, ओके। यहां पर जो एंजाइम लगता है वो लगता है एल्डोलेज। एल्डोलेज, और एल्डोलेज क्या करेगा, इस फ्रक्टोज को 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में क्या करेगा, चेंज करेगा। अभी तक हमने देखा कि यहां पर ग्लूकोज 6 कार्बन का लिया था, फिर इस 6 कार्बन के ग्लूकोज पे फॉस्फेट लगाया गया 6 पोजीशन पे, फिर इस 6 कार्बन ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया गया फ्रक्टोज में, ठीक है।
फिर फ्रक्टोज के इस में एक और हमने क्या करा, एक और हमने फॉस्फेट ऐड किया। अब ये 6 कार्बन के जो कंपाउंड है ये 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल था बड़ा मॉलिक्यूल ये छोटे मॉलिक्यूल में टूट गया। ठीक है, अब इसके बाद ग्लिसरल्डिहाइड इसका ऑक्सीडेशन होगा और एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये एल्डिहाइड जो 3 कार्बन का है जिसे हम 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कह रहे हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिड में। और क्या नाम होगा उसका, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड। यहां पर साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ फॉस्फोरिक एसिड ये यूटिलाइज किया जाता है H3PO4 का फॉस्फेट ग्रुप यूटिलाइज करके इसको दे दिया जाएगा और ये 1,3 एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट इसके पास में आ जाता है और यहाँ पर हमको एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल मिलता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है NADH+H। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर NAD आता है और NAD को इसका क्या है, हाइड्रोजन दे दिया जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NADH+H में, जिसको कहीं कहीं पे NADH2 भी कहते हैं। ठीक है, ओके। ये NADH2 ये क्या है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है और इससे एनर्जी का जो प्रोसेस है, जिससे एनर्जी की प्रोसेस जो एनर्जी है उसको निकाला जाएगा कहाँ पर, ETC में। तो ये डायरेक्टली यहां चला जाता है कहां पर, ये सॉरी ETC नहीं, ETS में। ठीक है, ETS में चला जाएगा। नाउ अब आगे की कैसे फेज होती है, आगे की एंजाइम यहां पर जो यूटिलाइज होता है, एंजाइम जो यूटिलाइज होगा यहां पर होगा 3 कार्बन है तो ट्राइओज और एक दूसरे के आइसोमर हैं तो आइसोमरेज। जबकि यहां पर जो एंजाइम यूज हो रहा है वो इस्तेमाल हो रहा है वो क्या होगा, हाइड्रोजन। मैंने आपसे बताया था कि ऑक्सीडेशन को हम कैसे कहेंगे कि जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो तो इसे भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। तीसरा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसे भी हम क्या कहेंगे, इसे भी हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर फॉस्फेट से 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे दिए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इस 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन होके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ ये कहां से आएंगे, ये सब साइटोप्लाज्म में क्या है, ये सब साइटोप्लाज्म में पहले से रहते हैं, इनका यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। आगे अभी तक हमने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ हमने क्या देखा कि हमने सिर्फ एटीपी का दिया, हमको कोई एनर्जी मॉलिक्यूल सिर्फ NAD ये इंस्टेंट एनर्जी नहीं है तो तुरंत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इससे अभी एनर्जी निकालनी पड़ेगी और वो कहां पर होगा, वो ETS में हो रहा होगा।
हमको इंस्टेंट एनर्जी वाला मॉलिक्यूल मतलब एटीपी हमको अभी नहीं मिला, जो अब आगे मिलेगा जाके हमको। तो हम यहां पर लिखते हैं 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अब ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पहला एटीपी देता है, पहला एटीपी, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरिक एसिड क्या है, या इसी का सॉल्ट कहते हैं, क्या है, ग्लिसरेट कह देते हैं। और यहां पर पहली बार इस प्रोसेस में आपको एटीपी, इससे एक फॉस्फेट निकलकर एडीपी में जुड़ेगा, और एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया जहां पर भी एटीपी इस्तेमाल होता है वहां पर क्या होता है, एंजाइम लग जाता है, कौन सा, काइनेज। तो कौन सा एंजाइम लगेगा, यहां पर फॉस्फो ग्लिसरिक काइनेज, ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसमें क्या होगा, यहां पर फॉस्फेट अपनी पोजीशन चेंज करता है। अभी थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट था, अब क्या आ जाएगा, सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, 2 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। और यहां पर जो एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है वो होता है फॉस्फो ग्लिसरिक म्यूटेज आइसोमरेज। आइसोमरेज सेम फॉर्मूला होगा, बस इसमें क्या हुआ, इसमें फॉस्फेट क्या हुआ, फॉस्फेट सिर्फ पोजीशन चेंज कर रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, सब कुछ सेम होगा, तो इस वजह से क्या होगा, ये आइसोमरेज है। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, ये आइसोमरेज। यहां पर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 2 फॉस्फो पाइरुवेट में। ये क्या है, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये कन्वर्ट होगा फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट। ठीक है, ये स्टेप इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि फर्स्ट टाइम इसमें क्या हुआ, इसमें डिहाइड्रेशन की प्रोसेस हुई, और यहां से हमको क्या मिलता है, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। और ये वाटर मॉलिक्यूल कैसे मिल रहा है, क्योंकि ये क्या है, एंजाइमेटिक सारी प्रोसेस होती हैं, तो ये इनको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। ये सारी की सारी क्या है, एंजाइमेटिक प्रोसेस हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहेंगे। और इन मेटाबॉलिक रिएक्शन से पहली बार वाटर बना है, तो ये वाटर कैसा हो जाता है, ये मेटाबॉलिक वाटर हो जाता है, मेटाबॉलिक वाटर। ठीक है, नाउ एंजाइम कौन सा यूज होगा, यहां पर एंजाइम जो इस्तेमाल होता है वो होता है एनोलेज। एनोलेज, ठीक है। अब ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पाइरुविक एसिड में। पाइरुविक एसिड में, और यहां पर हमारा दूसरा एटीपी निकलता है इससे, एडीपी से
इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाएगा, इसका फॉस्फेट जुड़ जाएगा और ये कितने कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एंजाइम मैं पूछूंगा आपसे कि एंजाइम इसमें कौन सा लगेगा। मैंने आपको बताया कि जहां पर भी एटीपी इन्वॉल्व हो वहां पर क्या होगा, काइनेज होगा, और किससे निकल रहा है, पाइरुवेट से। तो एंजाइम क्या हो जाएगा, पाइरुवेट काइनेज हो जाएगा, पाइरुवेट काइनेज। अब काइनेज एक ऐसा एंजाइम होता है जिसको क्या चाहिए, जिसको हमेशा मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। जहां जहां पर भी क्या है, काइनेज है, वहां पर आप क्या है, मैग्नीशियम आयन जरूर लगाएंगे। ठीक है, यहां पर मैग्नीशियम के साथ में और क्या लगेगा, पोटेशियम। ठीक है, और ये पायरुविक एसिड जो है, ये पायरुविक एसिड किससे बना था, ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से ये चला था। तो ये भी कितने कार्बन का होगा, ये भी 3 कार्बन का होगा, 3 कार्बन। चलिए, अब यहां पर सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड कैसे बन रहे हैं। तो पहली बार में जब क्या हुआ, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट ये टूटता है किसमें, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में, मतलब 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, 3 के कार्बन। पहला 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ये कंटिन्यू करता है, ये कंटिन्यू करता है और पहला पायरुविक एसिड मिलता है। फिर उसके बाद क्या होगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इस पाथ को फॉलो करेगा और यहां पर क्या मिल जाएगा, दूसरा पायरुविक एसिड आ जाएगा, और इस वजह से क्या होगा कि एक ग्लूकोज से क्या होते हैं, 2 पायरुविक एसिड फॉर्म होते हैं, 2 पायरुविक एसिड फॉर्म होंगे। चलिए, अब इसके बाद इसकी पूरी एनालिसिस करते हैं हम लोग कि इसमें हमको क्या क्या चीज मिला, इस पूरे पाथवे में हमको क्या चीज मिला। तो हम यहां पर 2-3 पॉइंट में इसको डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड मिल रहे हैं। तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये देता है कितना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। दूसरा, हमने इस प्रोसेस में हमने कितने एटीपी फॉर्म्ड करे, मैं फॉर्म्ड की बात कर रहा हूं। तो एक ग्लूकोज से हमको 4 एटीपी फॉर्म्ड होते हैं। कैसे बनेंगे 4 एटीपी फॉर्म्ड, पहला 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 2 एटीपी बनेगा, दो एटीपी, और दूसरा जब ये, हाँ ये रहा, एक ये है, एक ये है। ठीक है, दूसरी बार जब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन आएगा तो ये फिर इसी पाथ को फॉलो करेगा और फिर से 2 एटीपी देगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली कितने एटीपी बने, पहले इससे 2 बने, फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन से 2 बने, तो अल्टीमेटली हमको कितने एटीपी फॉर्म हुए। बट क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम टाइम, जैसे मैं तैयारी कर रहा हूं, ठीक है, या मैंने अपने टाइम में, स्टडी टाइम में भी यही देखा कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि नेट गेन, नेट गेन, नेट गेन क्या चीज है। जैसे आप बिजनेस करते हैं तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट तभी निकाल पाएंगे जब आपने अपनी जो लागत है उसको निकाल लें, और लागत निकालने के बाद जो भी आपका अमाउंट बचता है वो आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो हमने कितना लगाया था, हमने 2 एटीपी लगाया था। तो अगर हमारे पास 4 बन रहे हैं, फॉर्म्ड हैं, और इसमें हमने क्या करा, हमने 2 एटीपी का इन्वेस्ट किया था, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है 2 एटीपी। और यही 2 एटीपी क्या है, यही क्या है, नेट गेन। मैं फिर से करना हूं कि पूरी प्रोसेस में एक ग्लूकोज से हमको 4 एटीपी मॉलिक्यूल मिलते हैं, बट हमने क्या है, शुरुआत में
जो हमारी क्या थी, हमारी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस थी, उसमें हमने 2 एटीपी हमने क्या करे, लगाए थे, ठीक है, 2 एटीपी हमने लगाए थे। उन 2 एटीपी को हम जब निकाल लेते हैं तो हमारे पास नेट गेन जो बचता है वो कितना बचता है, वो 2 एटीपी का बचता है। जो हमने पहले लगाए थे वो निकाल लिए और हमारे पास जो बचे 2 बचे, ठीक है। चलो, तो नेट गेन की बात हमने कर ली कि नेट गेन कितना हुआ। तो अगर हम पूछें कि हमारे पास जो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है या पे ऑफ फेज है, ठीक है, वो कहां से स्टार्ट हो जाती है, वो यहां से स्टार्ट हो जाती है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी जो प्रोसेस चल रही थी, ये जो हमारी प्रोसेस चल रही थी, ये हमारी, इसको कहते हैं पे ऑफ फेज। क्या कहते हैं इसको, पे ऑफ फेज या एनर्जी रिलीजिंग फेज, एनर्जी रिलीजिंग फेज कहते हैं, ठीक है। तो पहला हमने एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनाए, फिर एक ग्लूकोज से हमने 4 एटीपी फॉर्म करे, हम जिसमें हमको क्या हुआ, नेट गेन हमको कितना हुआ, हमको 2 एटीपी का हुआ। अब इसके अलावा हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल हमको क्या मिलता है, वो वाटर का मिलता है, ठीक है। और हमको क्या मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH+ मिलेगा, H2, ठीक है, ये मिलेंगे पहले इसमें। और जब दूसरा क्या होता है, पहला NAD ये मिला किससे, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जब कन्वर्ट होता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। और दूसरा कब होगा, जब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ये इसमें कन्वर्ट होता है जाके, तो दूसरा हमको यहां मिलता है। तो 2 मॉलिक्यूल हमको NADH2 मिले, और ये NADH2 ये क्या होंगे, ये एरोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में ये क्या करते हैं, ये हमको 3 ATP ये देंगे। मतलब क्या होगा, एक NADH2 1 NADH2 ये हमको क्या दे रहा है, ये 3 ATP दे रहा है। तो अगर हम देखें कि हमको तो इस प्रोसेस में 2 NADH2 मिलते हैं, तो 2 NADH2 कितने, 6 ATP आगे जाके हमको देगा, 6 ATP कहां पर, एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। ये हमारी क्या थी, ये हमारी समरी थी इसकी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की प्रोसेस जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं कि अब इस पायरुविक एसिड का क्या होगा, इस पायरुविक एसिड का क्या होगा। तो ये डिपेंड होता है कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है कि नहीं। ऑक्सीजन, अगर ये ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के हिसाब से ये पायरुविक एसिड किस में चला जाएगा, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। और अगर क्या है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये पायरुविक एसिड किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको कहते हैं, जिस प्रोसेस कहते हैं फर्मेंटेशन। तो आगे हमको पढ़ेंगे इस चीज को कि फेट ऑफ पायरुविक एसिड का आगे फेट क्या है, इसको हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ग्लाइकोलिसिस अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप उसको कमेंट में लिखें।